और मेरे दोस्तों, जय डायनेस्टी के एक और वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है कि तुम सब बहुत बढ़िया और मज़े में होगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ाओ फैन उस रहस्यमयी हनियन गुफा की तलाश में था जिसके बारे में उसने कभी डेमन किंग से भी सुना था। उस गुफा की तलाश उसे कीनमिन सेक्ट के पास ले आई थी और वो पहाड़ के पिछले हिस्से में पहुंच गया था। दूसरी तरफ सारे एलीट छीले भी अपना मिशन पूरा करके सीधे सेक्ट की तरफ निकल पड़े थे। तभी जैनजेंग को एक अजनबी से मैसेज मिलता है कि पहाड़ के पीछे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन उसी गुफा की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में ही जैनजेंग का मास्टर उसे रोक लेता है और कहता है, ये किनमिन सेक्ट का इलाका है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। और बस दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में तो मास्टर ज़ाओ फैन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ज़ाओ फैन एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे मास्टर का हमला उसी पर उल्टा पड़ जाता है। इसके बाद जैनज्यू भी वहां पहुंच जाता है और अपने मास्टर की लाश देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये सब ज़ाओ फैन ने किया है और उसे जान से मारने की कसम खा लेता है। और अब आगे तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम ज़ाओ फैन को उसी हनियन गुफा के मुहाने पर देखते हैं। वो अभी भी पक्का नहीं था, लेकिन वहां आते ही उसे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। ज़ाओ फैन उस जगह को देखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां किसी तरह का बैरियर फॉर्मेशन लगाया गया है। और इससे पहले कि ज़ाओ फैन कुछ समझ पाता, वहां का फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और ज़ाओ फैन खुद को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है। वो तो एक गुफा सोच रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऊंची वादियों के बीच में हो। ज़ाओ फैन ये भी नोटिस करता है कि अचानक से वहां का जो गहरा माहौल था, जो उसे पहले महसूस हो रहा था, वो भी पूरी तरह से बदल गया है। ये देखते ही ज़ाओ फैन अपने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जितनी ज्यादा कोशिश करता, उतना ही उलझता चला जाता। ज़ाओ फैन ने बाहर निकलने के लिए जोर भी लगाया, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आया। वो जितना ज्यादा उस जगह पर हमला करने की कोशिश करता, ऐसा लगता मानो वहां की जगह उसके हमलों को निगल रही हो। वो इन्हीं कोशिशों में लगा था कि तभी उसके सामने एक बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है जो दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। ज़ाओ फैन उसे देखकर हैरान था, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, वो फॉर्मेशन ज़ाओ फैन को अपने अंदर खींच लेता है और वो एक और नई दुनिया में पहुंच जाता है। ज़ाओ फैन कंफ्यूज था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही करते करते वो एक एक करके इस रहस्यमयी जगह की सारी परतों को खोलता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे ही चलते रहने से ज़ाओ फैन को समझ आता है कि वो किसी लूप में फंस गया है और अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वो दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। एक समय तो ऐसा आता है जब ज़ाओ फैन बिना सोचे समझे बस हवा में अपनी लाठी घुमाने लगता है और चारों तरफ अंधाधुंध हमले करता है। लेकिन वो इस दुनिया को जितना ज्यादा तोड़ने की कोशिश करता, वो उतना ही ज्यादा इसमें फंसता चला जाता। ज़ाओ फैन हमला करते हुए कहने लगता है कि यहाँ कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। मैंने तो सुना था कि ये जगह साधना के लिए सबसे अच्छी है। मैं यहाँ साधना करने आया हूँ, लेकिन यहाँ कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। यहाँ ज़ाओ फैन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिन फूलों को उसने थोड़ी देर पहले तोड़ा था, उनकी कुछ पंखुड़ियां वहां गिरती हैं। जैसे ही ज़ाओ फैन उनके पास जाकर उन्हें देखता है, तो पाता है कि हर एक पंखुड़ी पर कुछ मंत्र जैसा लिखा हुआ था, या कह सकते हो कि किसी टेक्निक का शॉर्टकट जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए। इन्हें पढ़ते ही ज़ाओ फैन पाता है कि इनमें बहुत मुश्किल शब्द लिखे हुए थे। ज़ाओ फैन समझ जाता है कि अगर वो इन्हें समझते हुए साधना करने लगे, तो शायद उसकी साधना बहुत तेजी से बढ़ सकती है। बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि ज़ाओ फैन उन सभी पत्तियों को एक एक करके समझते हुए साधना करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ज़ाओ फैन उन्हें समझता जाता है, उसे अपने आसपास बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होने लगती है। तभी सामने जो बहुत बड़ा फॉर्मेशन लगा था, उसकी हर एक परत एक्टिवेट होने लगती है। मानो कि अगर तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ना है, तो तुम्हें पहले इस दुनिया में छिपे सारे राज को समझना होगा, और जिन्हें तुम सिर्फ साधना के जरिए ही समझ सकते हो। हम देखते हैं कि अब वो फॉर्मेशन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और उसकी एक एक परत चमकने लगती है। तभी आखिर में ज़ाओ फैन समझ जाता है कि अब शायद उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन भी पूरी तरह से खुल जाता है और ज़ाओ फैन वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ बहुत सारी तलवारें ज़मीन में धंसी हुई थीं। इन तलवारों को देखकर ज़ाओ फैन को उस 100 लीटर मास्टर की बात याद आती है, जहां उसने बताया था कि किनमिन सेक्ट के लीडर को वीजोजैंग तलवार इसी जगह से मिली थी। इस वजह से ज़ेफैन इस जगह को और ज्यादा खोजने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सारी तलवारें हवा में तैरते हुए एक अलग ही दिशा में जाने लगती हैं।
इसके बाद ये सारी तलवारें आपस में चक्कर काटने लगती हैं और तभी उनके बीच से किंगमिन सेक्ट के लीडर की एक परछाई सी सामने आती है जो कहने लगती है, आखिर यहाँ कौन आया है? ये एक पवित्र भूमि है और यहाँ हमारे सेक्ट के अलावा कोई भी बाहरी कदम नहीं रख सकता। हम देखते हैं कि किंगमिन सेक्ट के लीडर जो अपनी असली जगह पर खड़े थे, उन्हें भी भनक लग जाती है कि हनियन गुफा के अंदर कोई आ गया है, लेकिन इस वक्त वो किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए वो शांत रहते हैं। इसके बाद वो अपने सभी साथियों से कहते हैं कि हमें फिलहाल सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि बीस्ट गॉड ने हमें अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया है, लेकिन अगली बार अगर हमारा उससे सामना होता है तो हमें ये पक्का करना है कि हम उसे जाने ना दें। ये सारी चर्चा करने के बाद वो फेंगशन वैली के लीडर और कैनन टेम्पल के लोगों को अलग अलग दिशाओं में वहां का इंचार्ज बना देते हैं। सभी लोग उनके प्लान को मानने लगते हैं और अपने बताए हुए ठिकानों पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस जगह की रक्षा करनी थी। साथ ही किंग इंसेक्ट के एल्डर ने बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एलीट छेले और जितने भी एल्डर्स हैं वो सब आगे रहेंगे और जो सपोर्टिंग छेले हैं वो सब उन्हें पीछे से बैकअप देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रंट लाइन की जिम्मेदारी खुद किंग इंसेक्ट ने ली थी और जो बैम्बू पीक वाले थे वो भी अपने छेलों के साथ उस जगह की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर उन जानवरों का डटकर सामना करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर आते ही सेक्ट लीडर को बताने लगता है कि हमारे सभी पीक लीडर्स ने हर तरफ से डेमन किंग को रोक रखा है, जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम वापस जाओ और फ्रंट लाइन में हमारे लोगों की मदद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोजी और बाकी सबसे कहने लगता है कि अब हमें अपना रक्षा कवच एक्टिवेट कर देना चाहिए, जिसके बाद वो लोग उसे एक्टिवेट कर देते हैं और वहाँ जितने भी जानवर होते हैं वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तभी बीस्ट गॉड भी आ जाता है, जिसे देखकर रोजी कहती है वो आ गया है, और फिर बीस्ट गॉड अपने एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तुम लोग तो उन चींटियों की तरह हो जो मरने से पहले फड़फड़ाती हैं। हम देखते हैं कि वो जानवर भी आदेश मिलते ही उस बैरियर पर हमला कर देता है। भले ही वो बैरियर को तोड़ नहीं पाता, लेकिन सभी को झटके महसूस होते हैं और ज्यादातर छेले दूर जा गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन बदलता है और हम ज़ियाफैन को देखते हैं, जहां उसका सामना डाउशा स्वॉर्ड इंटेंट से हो जाता है। उसे देखते ही वो स्वॉर्ड इंटेंट ज़ियाफैन से कहता है, तुम जैसे डेविल क्लैन वाले की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये एक प्रतिबंधित जगह है जो किंग सेक्ट की है। ये कहते ही वो ज़ियाफैन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ियाफैन भी अपने हथियार से उनके हमलों को रोकते हुए कहता है, अच्छा मैं समझ गया, यहाँ जितनी भी तलवारों की आत्माएं हैं और आसपास की चीजें हैं वो भी इस जगह के लिए लड़ सकती हैं। ज़ियाफैन सोचने लगता है मुझे इससे सीधे सीधे नहीं भिड़ना चाहिए, जिसके बाद ज़ियाफैन वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अपनी यिन और यांग ऊर्जा को इकट्ठा करके एक शक्तिशाली हमला करता है और उसे उस स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ फेंक देता है। ये हमला बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन हम देखते हैं कि वहां मौजूद स्वॉर्ड इंटेंट को कुछ भी नहीं होता और वो कहता है, तुम जैसे डेविल क्लैन के चेले की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। साथ ही वो भी ज़ियाफैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर ज़ियाफैन भी खुद को नहीं रोकता, क्योंकि वो समझ चुका था कि जब तक मैं इसे नहीं मारूंगा तब तक यहाँ की कोई भी चीज़ मेरे काबू में नहीं आएगी। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं और कोई भी हार नहीं मानता, लेकिन फिर ज़ियाफैन अपना फंसाने वाला फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो हाथों से इशारे बनाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बना लेता है और बिना हाथ हिलाए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो स्वॉर्ड इंटेंट भी हैरान रह जाता है। इसी बीच सीन बदलता है और हमें किन्यान सेक्ट के चेलों का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी बैरियर के अंदर थे। पर यहाँ ये सफ़ेद हड्डियों वाला दानव, जिसने की तबाही मचा रखी थी, वो लगातार अपनी पूंछ से उनके बैरियर पर हमला करता है, जिसके झटके से एक एक करके सारे चेले बेहोश होने लगते हैं। एलीट चेले सबको हिम्मत देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रोजी को अपने दोस्तों की बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही वो एक एक करके मारे जा रहे थे। इस वजह से रोजी फैसला करती है कि अब उसे अपने दोस्तों के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। वो कहती है, तुम सब आगे बढ़ो और इस बैरियर को किसी भी हाल में बचाओ, मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ। ये कहते ही वो फॉर्मेशन से बाहर चली जाती है, जिसे देखकर सीनियर ब्रदर चिल्लाता है, रोजी ऐसा मत करो। उसके बाद वो हवा में जाती है कि तभी उसकी दोस्त भी आकर कहती है, ऐसा मत करो, जिस पर वो कहती है, हमारे पास वक्त नहीं है, जाकर हमारे बड़े फॉर्मेशन को और मजबूत करो, मैं तब तक इसका ध्यान भटकाती हूँ। इसी दौरान हम देखते हैं कि किंग सेक्ट के लीडर और बाकी लीडर्स भी कहते हैं, हम भी इसमें तुम्हारा साथ देंगे, जिसके बाद ये तीनों भी अपनी शक्ति को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और तियानयन टेम्पर का साधु अपनी 3 रियल्म्स रिफाइंस पावर का इस्तेमाल करता है। इसी दौरान हम रोजी को देखते हैं, जहाँ वो कहती है, मुझे ये हर हाल में करना होगा। उसे
देखते ही वो जानवर इतनी जोर से दहाड़ता है कि उसकी एक चीख से ही पूरा का पूरा बैरियर टूटने लगता है, जिसे देखकर रोजी तेजी से उसके पास जाकर उसकी आंखों पर हमला कर देती है। इससे उस जानवर को दर्द तो होता है, लेकिन रोजी अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ऐसे ही लगातार दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है, जहां वो जानवर लगातार रोजी पर हमला करता है। हम देखते हैं कि रोजी भी अपने हमलों से बचते हुए अपनी मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका ये हमला भी कुछ खास काम नहीं आता। तभी वो जानवर अपनी पूंछ से रोजी को एक जोरदार किक मारकर दूर गिरा देता है कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है और कहती है, एक से भले दो, याद है ना? जिसके बाद रोजी भी समझ जाती है कि उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोजी और उसकी दोस्त दोनों मिलकर उस जानवर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां एक एक करके ये दोनों ही उस पर हमला करते हैं। लेकिन वो सफेद हड्डियों वाला दानव तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि रोजी अपनी तलवार से उसकी हड्डियों को काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो भी नहीं कटती। हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर अपने सभी चेलों से कहता है कि जल्द से जल्द इस बैरियर को ठीक करने का काम शुरू कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं, जहाँ वो अब भी बिना सांस लिए बस लगातार लड़े जा रही है। उसे लड़ता हुआ देखकर दाइनियान टेम्पल का साधु भी उसकी मदद करने का सोचता है और अपनी शक्ति को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन अगले ही पल रोजी की दोस्त इस जानवर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है और इस मौके का फायदा उठाकर रोजी उस जानवर के आधे हिस्से को जख्मी करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर वो जानवर भी अपने मुंह से एक बहुत ही शक्तिशाली हमला उनकी तरफ करने लगता है, लेकिन दोनों ही बड़ी आसानी से बच जाती हैं। इसके बाद रोजी और इसकी दोस्त दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन उस जानवर का ध्यान रोजी पर ज्यादा था। इस मौके का फायदा उठाकर रोजी अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे विनाशकारी शक्ति निकलती है। वो हाथों से इशारे बनाकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जानवर भी समझ चुका था कि उसे मारने के लिए ही ये फॉर्मेशन बनाया जा रहा है। ये देखकर वो भी अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर देता है और अपना मुंह फाड़कर सीधे रोजी की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी रोजी की दोस्त अपनी तलवार को घुमाकर सीधे पैर से फेंककर उसे मारती है, जिससे उस जानवर का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोजी उसके दिल को निशाना बनाती है, लेकिन यहाँ हम बीस्ट गॉड को देखते हैं, जो उनकी चाल समझ जाता है और कहता है, ओह, तो तुम लोग मेरे प्यारे से पालतू को मारने की फिराक में हो, हाँ? ये कहते ही वो अपनी मुट्ठी बना लेता है, जिससे हम देखते हैं कि उस जानवर का दिल जिस पर रोजी हमला करने वाली थी, वहां अचानक से एक धमाका होता है और बहुत सारे पोर्टल्स बनने लगते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग भी हैरान रह जाते हैं। और इन पोर्टल्स से हम देखते हैं कि उस जानवर की खून की शक्ति बाहर निकलती है और टेंटिकल्स के रूप में उन पर हमला करना शुरू कर देती है। रोजी उनसे बचते हुए दूर आ जाती है और देखती है कि चारों तरफ ये पोर्टल बनने लगे हैं। इसी के साथ रोजी और उसकी दोस्त दोनों मिलकर दोबारा से अपनी शक्तियों को मिलाते हुए उस दानव का सामना करना शुरू कर देती हैं, ताकि वो इस बार उसे रास्ते से पूरी तरह से हटा दें। और तभी हम देखते हैं कि बीस्ट गॉड उसकी खून की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उस जानवर से निकालना शुरू कर देता है, जिससे ये दोनों बहुत बुरी तरह से कमजोर होकर अपना संतुलन खोने लगती हैं, जिसका फायदा उठाकर वो जानवर उन पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी एक तलवार आकर सीधे उस जानवर पर हमला करती है। अरे, ये तो रोजी की मास्टर थी। उन्हें देखकर तो बीस्ट गॉड भी चौंक जाता है, जिसके बाद वो अपनी परम शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और पलक झपकते ही उस जानवर को पूरी तरह से जमा देती हैं, जिससे वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रोजी और उसकी दोस्त की तारीफ करती हैं कि उन लोगों ने इतनी देर तक इस जानवर को रोके रखा। इसी दौरान सीन बदलता है और हम ज़ियाफैन को देखते हैं, जहां वो स्वॉर्ड इंटेंट उसके पूछने लगता है, बताओ आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है। ज़ियाफैन डेमोनिक हैंड का इस्तेमाल करके उस हमले को रोक तो लेता है, लेकिन उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे डाओजन के गलत फैसले की वजह से ज़ियाफैन पर डेविल होने का इल्जाम लगा। हम देखते हैं कि उसके अंदर जो सोल कैप्चरिंग बीट था वो पूरी तरह से उस पर हावी हो जाता है। वो आते ही सबसे पहले उसके दोनों सींगों को तोड़ता है और फिर हमला करते हुए कहता है, बताओ आखिर मेरी क्या गलती थी? हम देखते हैं कि डाउजन्स का स्वॉर्ड इंटेंट बहुत सारी तलवारों से सीधे ज़ियोफैन पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ियोफैन अभी भी पुरानी यादों में खोया था, जिस वजह से उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और अब वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। वो उस पर हमला करते हुए कहने लगता है, बस मेरे पास एक खजाना था और साधना के कुछ तरीके थे और तुमने बस उसी के आधार पर मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दियो। आखिर तुम होते कौन हो मुझे ऐसी सज़ा सुनाने वाले? इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो उसकी जिम्मेदार भी खुद ये दुनिया है। कोई भी बुराई के
रास्ते पर नहीं चलना चाहता उसे तुम जैसे लोग ही मजबूर कर देते हैं कि वो बुराई का रास्ता अपनाए। उसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इंटेंट आसपास की सारी तलवारों को आपस में मिलाकर एक विशाल तलवार बना लेता है और ज़ियाफान पर हमला करते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा। ये देखकर ज़ियाफान कहने लगता है, 10 साल पहले भी तुम मुझे नहीं मार पाए थे, तो आज तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाफान की लाठी में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही उसका शरीर भी बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, जैसे कि ये हथियार इसी वक्त का इंतजार कर रहा था और अब वो पूरी तरह से ज़ियाफान पर काबू कर लेता है, जिसके साथ ही ज़ियाफान अपनी हथियार से ही उस तलवार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और एक नई तलवार बन जाती है। साथ ही हम यहाँ सीन के मास्टर को देखते हैं जो अपनी तलवार को सीधे ज़ियाफान के छाती के आर पार घुसा देते हैं, जिसे देखकर ज़ियाफान कहने लगता है, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर कोई जवाब नहीं देता और यहाँ मास्टर का वो जो आत्मा रूप था वो तलवार के जरिए धीरे धीरे करके ज़ियाफान के अंदर से बुरी ऊर्जा को कम करना शुरू कर देता है। और ज़ियाफान जो समझ रहा था कि अब वो कुछ ही पलों में मारा जाएगा, तभी उसे महसूस होता है कि उसके अंदर से बुरी ऊर्जा कम होने लगी है, जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसकी उसने जान ली थी। पर अब वो समझ चुका था कि असल में उन्होंने उसे रोकने की कोशिश इसलिए की थी ताकि ज़ियाफान बुरी ऊर्जा के हाथों अपना शरीर न खो दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाफान अब अपने अंदर की उस ब्लड वार्निंग पावर को जो उसे कंट्रोल करने की फिराक में थी पूरी तरह से दबा देता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असल में एल्डर फेंग की मौत कैसी हुई थी। उसी काले चोगे वाले बंदे ने ही एल्डर फेंग की जान ली थी। इसी के साथ हम वर्तमान में ज़ियाफान को देखते हैं जहां उसे खुद पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि असल में एल्डर फेंग ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ियाफान ने ही उन्हें चोट पहुंचा दी। इसी के साथ हम देखते हैं कि एल्डर फेंग जाते जाते ज़ियाफान को अपनी कुछ शक्तियां भी दे जाते हैं, जिसे देखकर ज़ियाफान कहने लगता है, सीनियर क्या आप अपनी स्वॉर्ड की पावर मुझे दे रहे हैं। जिस पर एल्डर कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ ज़ियाफान समझ जाता है और वो कहने लगता है, इसका हकदार कोई और है। जिस पर एल्डर कहने लगता है, तुम हमेशा हर चीज़ के लिए खुद को ही दोष देते हो। साथ ही किंग सेक्ट ने अतीत में बहुत सी गलतियां की हैं जिनकी भरपाई वो तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम जरूर कर सकते हो। और एक बात याद रखना, चाहे तुम्हारे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते ही एल्डर फेंग की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाफान के शरीर के अंदर से डेविल एनर्जी गायब हो जाने की वजह से वो जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो भी चला जाता है। यहाँ ज़ियाफान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि आज फिर से किसी और ने उसकी जान बचाई, पहले बियाओ और अभी अनजान सीनियर जिसने अभी अभी ज़ियाफान को एक नई जिंदगी दी। जिसके बाद ज़ियाफान अपने मन में कहने लगता है, पता नहीं मैं लोगों के इन एहसानों का बदला कैसे चुका पाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।